बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर सोशल साइंस का। ये जितने भी आपके मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका इस सैम्पल पेपर का पैटर्न है वही आपका पैटर्न एग्जाम में रहने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके सामान्य निर्देश यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको लिखा गया है, ये प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित है, जिसमें खंड क, ख, ग, घ, ड़ है। और इस प्रश्न पत्र में कुल 12 प्रश्न हैं। सभी के सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यद्यपि कुछ प्रश्नों में आंतरिक चयन उपलब्ध है। आंतरिक चयन उपलब्ध का मतलब है कि कुछ कुछ क्वेश्चन में ना आपको ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि आपको अथवा मिलेगा, आपको ऊपर वाला करना है या फिर नीचे वाला, आपके पास ये चॉइस होगी। खंड का यानी कि जो आपका सेक्शन है उसमें 1 से 12 तक के सारे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न का मतलब होता है या तो आपको 4 में से एक चुनना है, या फिर आपको आंसर 1 वर्ड में देना है, या फिर 1 सेंटेंस में देना है, यानी कि एक शब्द या एक लाइन में। खंड का में 2 से 5 में 3 अंक वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय का मतलब है जिनका आपको 40 शब्द यानी कि 3 से 4 लाइन से अधिक उत्तर नहीं करना। खंड ग में 6 और 7 प्रश्न है, जिसमें 4 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय है, जिसका आपको 80 शब्दों से अधिक उत्तर नहीं देना, यानी कि 7 से 8 लाइनों से ज़्यादा नहीं करना। इसके बाद है बच्चों आपका खंड घ। खंड घ में आपको 8 से 11 तक प्रश्न है, जिसमें आपको 6 अंक वाले योग्यता आधारित प्रश्न है। योग्यता आधारित बच्चों में उसमें क्या होता है बच्चों, आपको ना एक पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ को आपको अच्छे से रीड करना होता है। उसी पैराग्राफ से आपसे 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके आंसर्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब है आपका पॉइंट 8, जिसमें आपसे बोला गया है खंड ड प्रश्न 12 में एक मानचित्र आधारित प्रश्न है जो 4 अंक का है। चलिए बच्चों, ये तो कुछ आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस थे जो आपने पढ़े। अब शुरू करते हैं हम अपना सेक्शन ए। खंड का प्रश्न 1 से 12 तक दिए गए निर्देश के अनुसार कीजिए। सबसे पहला पॉइंट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वो हमारे वायुमंडल में, वो है नाइट्रोजन फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे बच्चों ऑक्सीजन है। इसमें सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली पूछे तो आप नाइट्रोजन पे लगाएंगे। अगर ये पूछा जाए नाइट्रोजन के बाद कौन सी पाई जाती है तो वो ऑक्सीजन है। पर यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, नाइट्रोजन। अब है इसका पॉइंट सेकंड, हवाई जहाज उड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ परिस्थितियां आपको किस मंडल में प्राप्त होंगी। हमारा जो वायुमंडल है उसमें 5 मंडलों में ये बटा हुआ है, तो हवाई जहाज उड़ने के लिए जो सही मंडल है वो है समताप मंडल। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब है आपका पॉइंट 3, जिसमें आपसे पूछा गया विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जुलाई को, 5 सितंबर को, 5 जून को, 5 मई को। जल्दी बताओ बच्चों। जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसको पृथ्वी रोक लेती है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं। आतपन। क्या कहते हैं बच्चों, आतपन। इंग्लिश में बोलते हैं इंसोलेशन। आतपन कहते हैं उस ऊर्जा को, जो सूर्य से जो ऊर्जा आती है, उस जिस ऊर्जा को पृथ्वी रोक लेती है उस ऊर्जा को आतपन कहते हैं। आपको जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन, आतपन। अब है आपका पॉइंट 5, निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इनमें से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था। मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद तुगलक शासक था, गयासुद्दीन तुगलक भी शासक था, फिरोज शाह भी शासक था। तो इसमें पूछा नहीं था, अलाउद्दीन तुगलक शासक नहीं था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी था जो कि खिलजी वंश से संबंधित था। अब है पॉइंट 6, सल्तनत काल में किसान की उपज को का कितना प्रतिशत खारिज करके रूप में लिया जाता था। 10, 20, 30, 50। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, 20% खारिज करके रूप में लिया जाता था सल्तनत काल में। अब है आपका पॉइंट 7। पॉइंट 7 में आपसे पूछा गया जल मंडल से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी का वो क्षेत्र जिस पे जल उपलब्ध है, पृथ्वी का वो क्षेत्र जिस भूभाग पे जल उपलब्ध है वो जल मंडल कहलाता है। या फिर आप इसका जो साइंटिफिक परिभाषा लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, यानी पृथ्वी पे जितना भी जल का क्षेत्र है वो सारा ही जलमंडल कहलाता है। अब है आपका जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आपके पास चॉइस है, अथवा लगाया हुआ है ना, तो जब भी अथवा हो तो आपके पास चॉइस मिल जाती है, आप चाहे तो वो कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। अब जैव मंडल किसे कहते हैं वो सुनिए। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संचार का निर्माण करते हैं। पादप
पादप यानी पौधे, जीव जंतु यानी कि हम और जानवर, और आपका जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों मंडल मिलके और ये सब चीज मिलके किसका निर्माण करते हैं? जैव मंडल का, यानी कि एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करते हैं जिसमें कोई भी पादप या कोई भी जीव जंतु रह सकता है, जहां पर आपकी वायु भी होगी, जहां पर आपका जल मंडल भी होगा और जहां पर आपका स्थल मंडल भी होगा। जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। पॉइंट 8, ये गलत लिखा हुआ है। पॉइंट 8, आईने अकबरी के रचयिता का नाम लिखिए। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी बच्चों। आईने अकबरी का जो रचयिता था, जिसने अकबर के बारे में सारी बातें लिखी थी, उस लेखक का नाम है अबुल फजल। अब अथवा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको चॉइस मिल रही है बच्चों। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाहों को क्या कहा जाता था? ऐसे लोग जो मुगलों की सेवा करते थे उनको क्या कहा जाता? मनसबदार। मनसबदार, उनको कहा जाता था बच्चों मनसबदार। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा मनसबदार। अब है प्रश्न संख्या 9, नागरिक आंदोलन किस देश में चलाए गए? तो यहाँ पर पूछा गया है कि नागरिक आंदोलन किस देश में चलाए। नागरिक आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में चलाए गए। तो आप लिखोगे USA, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, और इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। अब है आपका 10th, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का नाम है सत्येंद्र जैन। ये मैं आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ, सत्येंद्र जैन। अब है आपका इसी का 11, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किस वर्ष संपूर्ण भारत में लागू हुई? तो यहाँ बताना है किस वर्ष संपूर्ण भारत में लागू हुई। ये 15 अगस्त 1995 को संपूर्ण भारत में लागू हुई। अब यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो आप मुझे बताएंगे निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। निर्वाचन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से कोई भी प्रतिनिधि खड़ा होता है और अपने लिए चुनाव लड़ता है, तो इस क्षेत्र को हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से कोई भी प्रतिनिधि खड़ा होता है और चुनाव लड़ता है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। अब इसी के साथ आपका जो सेक्शन ए था वो कंप्लीट हो जाता है और अब हम कर रहे हैं सेक्शन बी यानी खंड ख शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपके 2 से लेकर 5 तक प्रश्न पूछे गए। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का अंक 3 है। पहला प्रश्न है बच्चों, ग्रीन हाउस गैस से आप क्या समझते हैं? तो ग्रीन हाउस गैस बतानी है आपको क्या होती है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकारित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैस पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी गैस होती है, पृथ्वी से निकलने वाली बहुत सारी गर्म हवाएं, पृथ्वी से आपको पता है हम बहुत ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, उससे बहुत सारी गर्म हवाएं निकलते हैं। उन गर्म हवाएं जब ये ऊपर जाती है ना, तो ऊपर से विकृत होके मतलब रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। अभी जाती है फिर रिफ्लेक्ट होके धरती पे आती है, तो ये पूरी प्रक्रिया ना इससे पृथ्वी गर्म हो जाती है और इसको ही कहते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। और आप इसको लिखेंगे कैसे? वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण ग्रीन हाउस गैस का निर्माण होता है। समझ में आ गया? वायुमंडल के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस, सॉरी बच्चों मैं दोबारा बोलती हूँ, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने के कारण ग्रीन हाउस गैस का निर्माण होता है। अब यहाँ पर आपसे एक और बात पूछी गई, नाइट्रोजन गैस का महत्व बताना है कि नाइट्रोजन गैस का महत्व क्या है। तो अब सबसे पहले आप 3 नंबर में लिखना है, तो आपको जो भी चीज़ें नाइट्रोजन गैस के बारे में पता है आप वो लिख देंगे। तो जो नाइट्रोजन गैस है ना, वो हमारी वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। और नाइट्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जब हम सांस लेते हैं ना, तो कुछ हिस्सा नाइट्रोजन गैस का हम सीधे सांस के तौर पे ले पाते, कुछ हिस्सा, बहुत ही माइनर सा हिस्सा हम सांस के द्वारा ले पाते, पर फिर भी हमारे शरीर को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अब जो नाइट्रोजन है हम उसको सीधे तौर पे तो वायु से नहीं ले पा रहे, इसका कुछ हिस्सा ही ले पा रहे। तो पौधों के पास ना कुछ ऐसे उसकी जड़ों में हरे नीले कुछ छोटे छोटे ना बैक्टीरिया होते हैं, हरे नीले शैवाल होते हैं। तो वो शैवाल क्या करते हैं, वायुमंडल से क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व करते हैं, फिर उसको वो कंज्यूम करते हैं और उसके बाद उसको सिंपल फॉर्म में बदलते हैं, यानी कि परिवर्तित करते हैं। अब वो जो सिंपल फॉर्म में बदल के पेड़ों को दे देते हैं, पेड़ों की खाद में मिल जाती है वो नाइट्रोजन, और पेड़ क्या करते हैं उस खाद में से नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। अब पेड़ों के अंदर नाइट्रोजन आ गई, हम क्या करते हैं पेड़ पौधों को खाते हैं और इनडायरेक्टली हमारे अंदर भी क्या आ गई, नाइट्रोजन आ गई। तो इस तरह से जो नाइट्रोजन गैस है उसका बहुत महत्व है। नाइट्रोजन हमारे शरीर के लिए, पौधों के लिए बहुत अनिवार्य है।
परंतु हम उसको सीधे वायु में से ग्रहण नहीं कर सकते। इसको ग्रहण करने का एक ही तरीका है, जो एक राइबोजियम बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, यानी कि नाइट्रोजन को प्लांट्स को देता है, प्लांट्स हमें देते हैं, इसी तरह से नाइट्रोजन साइकिल घूमता रहता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अब है आपकी प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा हुआ है मानवीय पर्यावरण के 3 उदाहरण देने। तो आपको बताना है कि मानवीय पर्यावरण क्या होता है, सिर्फ आपको 3 उदाहरण लिखने। मानवीय पर्यावरण एक ऐसा पर्यावरण है जो मानव द्वारा बनाया गया है। तो अब इसमें मानवीय पर्यावरण में कौन कौन आता है? मानवीय पर्यावरण में एक व्यक्ति आता है, एक परिवार आता है, एक समाज आता है, एक धर्म आता है, से हमारी शिक्षा आती है, हमारा देश आता है, हमारी राजनीति आती है, हमारी आर्थिक स्थिति आती है। तो आपको बस 3 उदाहरण लिख रहे थे। मानवीय पर्यावरण एक ऐसा पर्यावरण है जो मानव द्वारा बनाया गया है, जिसमें एक व्यक्ति आता है, उसका समाज आता है, शिक्षा आती है, राजनीति आती है, हमारा धर्म आता है, हमारा समुदाय आता है, हमारा देश आता है। ये सब क्या है? मानवीय पर्यावरण। तो आपको तो बस 3 ही लिखने। अब आपसे पूछा गया मानव निर्मित पर्यावरण के 3 उदाहरण। आपको ऐसे 3 उदाहरण बताने हैं, ऐसी चीज़ों को बताना है जिसको मानव ने निर्मित करा है। एक बिल्डिंग, आप जिस घर में बैठे हो वो घर भी तो मानव निर्मित करा, तो आप घर लिख सकते हो, घर का निर्माण मानव ने करा। आपका स्कूल, किसका निर्माण इसने करा है? मानव ने तो करा। एक पुल जिसको हम पार करके जाते तो उसका भी निर्माण किसने करा? मानव ने किया है ना। और क्या बताओ, एक सड़क जिस पे हम चल कर जाते हैं, इसका भी तो निर्माण मानव ने किया है। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप फोन से कर रहे हो, तो फोन का निर्माण भी तो किसने करा है? मानव ने तो करा है। तो ये सब पर्यावरण कौन से है? मानव निर्मित पर्यावरण। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अब है आपका प्रश्न संख्या 4। अलाउद्दीन खिलजी के समय की भू राजस्व प्रणाली का वर्णन कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के समय की जो भू राजस्व प्रणाली है वो इस तरह से, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था, जितने भी टैक्स थे ना उसको 3 चीज़ों के ऊपर लगाया। उसने जो सबसे पहला टैक्स लगाया वो कृषि के ऊपर लगाया, जिसको हम खारिज कर भी कहते हैं। इस खारिज कर में ये था कि हर एक व्यक्ति को, यानी हर एक किसान को तकरीबन अपनी उपज का 50% तो देना ही पड़ेगा। दूसरा टैक्स इन्होंने मवेशी के ऊपर लगाया। मवेशी का मतलब है कि जितने भी आप भेड़ बकरी या कोई भी गाय वगैरह पालते हो तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। घर, जो आपका घर है आपको उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से थी अलाउद्दीन खिलजी के समय की भू राजस्व प्रणाली। अब है आपका पारितंत्र से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 में आपको ये बताना है कि आप पारितंत्र से क्या समझते हैं। पारितंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें बच्चों क्या होता है, हम सारे जितने भी जानवर हैं, जितना भी सब कुछ है वो सब मिलजुल के रहते हैं। एक वो तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी यानी कि जितने भी जीव हैं आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के साथ एक भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। आप ये सोचो कि इकोसिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारे जीव जंतु, सारे पौधे आपस में निर्भर है और सभी एक दूसरे पर आश्रित है। अगर इसमें से एक भी कम हो जाए तो दुनिया का जितना भी सिस्टम है वो पूरी तरह से क्या होगा बच्चों? हिल जाएगा। आप इसको कैसे समझिए? सोचिए कि अगर दुनिया से सारे पेड़ खत्म हो जाए तो क्या होगा? हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। सोचो कि सारे इंसान खत्म हो जाए, सारे जीव जंतु खत्म हो जाए, तो क्या पेड़ जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे, क्योंकि उनको हमारे ऊपर भी तो डिपेंडेंट है, क्योंकि हमसे उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और हमें उनसे क्या मिलता है? ऑक्सीजन। तो पारितंत्र एक ऐसा ही सिस्टम है जिसमें दुनिया के सारे जीवधारी पादप जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर आश्रित है। इस पूरी प्रक्रिया को ही हम पारितंत्र कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे इकोसिस्टम कहते हैं। अब है आपका खंड ग। तो खंड ग आपका जो सेक्शन ए, सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने वाले हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 6 और 7 आपके पास 2 क्वेश्चन है और ये दोनों ही लॉन्ग आंसर टाइप है। लॉन्ग आंसर टाइप में क्या होता है बच्चों, आपको ना थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है। शब्द सीमा जो होती है बच्चों थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब आप बोलेंगे कि मैम शब्द सीमा यानी कि आपको तकरीबन 7 से 8 लाइनों में इनके जो आंसर है वो अटैम्प्ट करने। अब आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे ये पूछा गया है कि सुल्तानों को एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी, कारण बताइए। जितने भी सुल्तान थे उनको एक विशाल सेना क्यों रखनी पड़ती? तो आप खुद सोचिए कि आप एक राजा है तो आपको विशाल सेना क्यों रखनी पड़ेगी, तो आप बताइए। अब 4 नंबर का है तो आप तकरीबन 3 से 4 लाइनें तो बताएंगे। सुल्तानों को एक विशेष सेना इसलिए रखनी पड़ती थी क्योंकि एक तो अपनी जो राज्य होती है उसकी सुरक्षा के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए, प्रजा मतलब जिस पे वो राज करती है ना, एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने के लिए,
युद्ध के लिए रखनी पड़ती थी, खुद खुद को बचाने के लिए। अगर कोई दूसरा राज्य हम पे युद्ध करने वाला तो खुद को बचाने के लिए, यानी कि अपने राज्य को बचाने के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए और अपने क्षेत्र विस्तार करने के लिए। क्षेत्र विस्तार करने से मेरा अर्थ यह है कि अगर एक राजा, उसके पास इतना क्षेत्र है और वो चाहता है कि वो अपना क्षेत्र को बढ़ाए, तो वो क्या करेगा, दूसरे क्षेत्र से जाके युद्ध करेगा, और युद्ध करने के बाद अगर वो जीत गया तो उसका क्षेत्र भी तो उसमें मिल जाएगा। तो अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए भी उसको सेना रखने की आवश्यकता थी। और ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो सिर्फ सेना ही कर सकती है, तो इसलिए भी उसे सेना रखनी पड़ती थी। अब है आपका 8वां वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी आपको चॉइस मिली है। सल्तनत कालीन दिल्ली पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। सल्तनत कालीन दिल्ली, तो आपको ये बताना है कि दिल्ली सल्तनत कालीन में कैसे स्थिति थी। तो आपको इसमें जो भी दिल्ली सल्तनत के बारे में पता है वो पूरा लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखिए, 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई। जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो इसका जो नियंत्रण था वो अपने आसपास के उपमहाद्वीप बहुत ज़्यादा, यानी कि दिल्ली से ही पूरे उपमहाद्वीप पर क्या चल रहा था, नियंत्रण चल रहा था। पूरी एशिया महाद्वीप का एरिया जितना भी अंडर में था उसके ऊपर नियंत्रण चल रहा था। दिल्ली सल्तनत 13वीं शताब्दी में बनी। दिल्ली सल्तनत से पूरे उपमहाद्वीप पे कंट्रोल यानी कि नियंत्रण हो रखा था। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे राजाओं ने राज करा, जैसे कि तोमर वंश ने राज करा, चौहान वंश ने राज करा, खलजी वंश ने राज करा, तुगलक वंश ने राज करा। दिल्ली सल्तनत की हमें जानकारी मिलती कहाँ से? दिल्ली सल्तनत की जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है, सिक्कों से मिलती है, भवन निर्माण कला से मिलती है, और हमें बहुत सारी जानकारी तारीखों से मिलती है। तो आप ये सब चीज़ें दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखेंगे। अब है आपका प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा गया, रोज़ा पार्क्स कौन थी? रोज़ा पार्क्स एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी। रोज़ा पार्क्स एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाले। रोज़ा पार्क्स के साथ ना बच्चों एक असमानता का व्यवहार हुआ, या उन्हें ऐसा लगता है कि देश के अंदर असमानता चल रही थी। तो एक दिन वो काम से बहुत ज़्यादा थकी हारी आ रही थी। वो एक बस में बैठी। जो बस में बैठी तो एक गोरे व्यक्ति ने उनसे उनकी सीट मांगी, पर उन्होंने सीट देने से मना कर दिया। अब जब ये सीट देने से मना करा तो पूरे देश के अंदर एक बहुत भयंकर आंदोलन चला, जिसको हम नागरिक अधिकार आंदोलन कहते हैं। अब ये जो आंदोलन चला वो अफ्रीकन और अमेरिकन के बीच में चला था, क्योंकि जो अफ्रीकन होते हैं वो थोड़े काले होते हैं और जो अमेरिकन होते हैं वो गोरे होते हैं, तो यानी कि एक रंग भेद। अब ये जो मूवमेंट चला, यानी कि जो ये आंदोलन चला, उसको हम सिविल राइट्स मूवमेंट्स या नागरिक अधिकार आंदोलन के तहत भी जानते हैं। इसमें लोगों को उनके अधिकार दिए गए, समानता के लिए बात की गई, स्वतंत्रता के लिए बात की गई। यानी कहने का मतलब ये था कि अगर कोई कोरा व्यक्ति सीट मांगे तो उसको सीट दे देनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कितना भी थका हो। तो ये गलत है ना, समानता का अधिकार तो सबको है। तो अगर वो बैठ गई तो बैठ गई। तो यहाँ पर यही बताना था कि रोज़ा पार्क्स कौन थी। रोज़ा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, जिन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलन चलाने में जिनकी अहम भूमिका थी। नागरिक अधिकार आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो नागरिकों के अधिकार की बात करता है, जो समानता, स्वतंत्रता, न्याय के बारे में बात करते हैं। अब आप ये सोचेंगे समानता क्या होती है? समानता का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, कलर, किसी के आधार पे भेदभाव ना किया जाए। आप ये सोचो कि आप स्कूल जाते हो और आपकी मैडम कुछ बच्चों को डेस्क पे ऊपर बिठाए और कुछ को नीचे बिठाए, कुछ की बिना मतलब से पिटाई करे, कुछ की ना करे, तो ये तो भेदभाव हुआ ना, समानता नहीं हुई। तो समानता वहाँ होती है जहाँ सभी के साथ प्यार से व्यवहार किया जाता है, किसी को नीचा नहीं दिखाया जाता और ना ही किसी को भगवान समझा जाता है, सभी को एक समान समझा जाता है। इसी के साथ आपका जो सेक्शन सी था वो भी खत्म हो जाता है। अब हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन डी। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अब ये जो आपका जो सेक्शन डी है ना बच्चों, इसमें आपको एक अनुच्छेद दिया है और उस अनुच्छेद को आपको रीड करना है और उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है, मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करते थे, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, की वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगी उजबेगों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंश होने पर गर्व अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया। अभी आपने एक पैराग्राफ पढ़ा। अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड ना यहाँ पर कुछ तकरीबन 3 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने। पिता की ओर से मुगल किस वंश से संबंधित थे? चंगेज खान, तैमूर, इब्राहिम लोदी, बलबन। तो यहाँ पर आपको बताना है पिता की ओर से वो किस वंश से संबंधित है। तो आप यहाँ पर देखोगे
पिता की ओर से वे ईरान, तुर्की, तैमूर शासक के वंशज थे। किसके थे? तैमूर के। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। तैमूर की मृत्यु कब हुई? तैमूर की मृत्यु ऑप्शन ए 1404 ईस्वी में हुई। तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कब किया? तो आपने ऊपर देखा तैमूर ने दिल्ली में 1398 ईस्वी पर कब्जा किया। तो आपका ये इसका ये ए वाला ऑप्शन है और इसका बी वाला। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हो। ये आपका पहला वाला था। अब हम करेंगे इसी का अनुच्छेद 9वां। अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिले बच्चों, यहाँ पर आपको ऑप्शन खुद से बताने हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िवादी धारणा कह देते हैं। जब हम किसी को एक ही छवि में बांध देते हैं या उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, कई बार हम किसी खास धर्म, लिंग होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। अभी आपके पास एक पैराग्राफ था, आपने पढ़ा। इसके बाद इसमें क्या बोला गया है? कुछ आपको 4 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़कर बताइए कि रूढ़िवाद धारणा है अथवा नहीं। तो यहाँ पर आपको 4 परिस्थिति दी है और ये बताना है कि चारों में से ये परिस्थितियाँ रूढ़िवाद धारणा है या नहीं। अगर है तो क्यों है रूढ़िवाद धारणा, और आपको इनमें से कोई 3 पॉइंट करने। तो मैं आपको दोबारा बताती हूँ रूढ़िवाद धारणा क्या होती है। रूढ़िवाद धारणा एक ऐसी धारणा होती है जिसमें आप किसी के बारे में पहले से ही कोई छवि बांध लेते हैं, यानी पहले से ही कोई राय बंधा के रखते हैं और वो राय आपने आज से निभाई नहीं, बहुत सालों से बनी हुई है और वो बनी आगे भी बनी चली जाएगी और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसी धारणा को हम रूढ़िवाद धारणा कहते हैं। जैसे बिल्ली का रास्ता काट जाना, ये भी क्या है? एक हमारे लिए रूढ़िवाद धारणा ही तो है। हमने सोचा बिल्ली रास्ता काट गई, अब गलत होगा, तो ये भी एक रूढ़िवाद धारणा है। सबसे पहला, लड़के खाना नहीं बना सकते। क्या ये रूढ़िवाद धारणा है या नहीं? हाँ, ये लड़के खाना नहीं बना सकते, ये रूढ़िवाद धारणा है, क्योंकि हमारा समाज ये मानता है कि लड़कों को खाना नहीं बनाना चाहिए, लड़कों को कुछ बड़े या बाहर के काम करने चाहिए, ये जो रसोई के काम होते हैं वो लड़कियों के लिए होते हैं। तो ये क्या है? एक रूढ़िवाद धारणा। आपको कारण बताना था। रमेश एक जाति विशेष से आता है इसलिए वे कंजूस होगा। तो क्या ये रूढ़िवाद धारणा है? हाँ बच्चों, ये भी रूढ़िवाद धारणा है, क्योंकि कभी कभी हम क्या कहते हैं, कोई एक विशेष जाति का होता है या धर्म का होता है, उसको कंजूस कहा जाता है। जैसे विशेषकर मारवाड़ी जो लोग होते हैं राजस्थान के, उनको कंजूस कहा जाता है। तो किसी एक जाति के वजह से सबको कंजूस कहा जाना ये गलत है, पर एक ये रूढ़िवाद धारणा है। जैसे बनियों को भी कंजूस कहा जाता है, हाँ ये तो बनिया, तो ये तो कंजूस होगा ही होगा। तो ये पहले से हमने एक धारणा बना रखी है, अगर कोई व्यक्ति उस जाति का है, उस धर्म का है, तो ये वैसा ही होगा और हम इसके आगे कुछ समझना नहीं चाहते और कुछ सोचना नहीं चाहते। अब है आपका इसी का पॉइंट 3, जिसमें पूछा गया है नेहा पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए वह परिश्रम नहीं करती। क्या ये रूढ़िवाद धारणा है? नहीं, ये रूढ़िवाद धारणा नहीं है, क्योंकि किसी का पढ़ा लिखा ना होना उसके परिश्रम का कारण नहीं बन सकता। क्या कोई पढ़ा लिखा है तो ही परिश्रम करेगा? नहीं, ये रूढ़िवाद धारणा नहीं है, तो आप इसमें नहीं लिख देना। सुरेश कहता है कि लड़के रोते नहीं। क्या ये रूढ़िवाद धारणा है? हाँ बिल्कुल, ये रूढ़िवाद धारणा है। क्यों नहीं रहते? क्योंकि लड़कों को मजबूत समझा जाता है, ताकतवर समझा जाता है और रोना कमजोरी की निशानी होती है, इसलिए ये सोचा जाता है कि लड़के रोते नहीं, अगर वो रोएंगे तो वो कमजोर बन जाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। इसी के साथ आपका जो 9वां प्रश्न है वो भी पूरा हो जाता है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। यहाँ पर आपसे बोला गया है एक काल्पनिक राज्य की विधानसभा की स्थिति नीचे दी गई है, इसे ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये ध्यान से पढ़नी है। स्वाभिमान पार्टी ने कितनी सीटें जीती? 110। भूमिहीन पार्टी ने 2 सीटें जीती। राष्ट्रीय पार्टी ने 119 सीटें जीती। संघीय पार्टी ने 1 सीट जीती और निर्दलीय ने 4 सीटें जीती। तो कुल मिला के 236 सीटें हो गई। तो पढ़ते, बहुमत के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता है? अब हमें बताना है बहुमत के लिए। तो सबसे पहले देखो इसमें से कौन जीत रहा है बच्चों। सबसे ज़्यादा किसके पास सीटें हैं? 119 वाले के पास, यानी कि राष्ट्रीय पार्टी जीत रही है। तो आप सही ऑप्शन पे जाएंगे, 119 राष्ट्रीय पार्टी विनर, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। कौन सा दल सरकार बना सकता है? राष्ट्रीय पार्टी, 119 पार्टी है तो वो क्या बनाएगा? सरकार बनाएगा। इसके बाद है स्वाभिमान पार्टी के सदस्यों की संख्या कितनी है? आप देखिए स्वाभिमान पार्टी 110, ऊपर नजर आ रहा है ना बच्चों 110, यहाँ पर देखिए स्वाभिमान पार्टी 110। तो आपका इसमें यही पूछा, स्वाभिमान पार्टी के सदस्यों की संख्या है स्वाभिमान 110। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, यहाँ पर होगा आपका ए। अब है आपका प्रश्न संख्या 11। यहाँ पर भी आपको अनुच्छेद पढ़ना और अनुच्छेद पढ़ने के बाद ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारा वायुमंडल पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 5 परतों में बटा है। यह क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल और बहिर्मंडल है।
बाह्य मंडल और बहिर्मंडल है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह यही मौजूद है, यानी कि क्षोभ मंडल में हम बच्चों सांस लेते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों और संबंधित मौसम की घटनाओं से लगभग मुक्त है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। हमने अभी सीखा कि यह किस प्रकार सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। चलिए बच्चों, शुरू करते ही हमने पढ़ा पृथ्वी की सतह के पास मौजूद वायुमंडल की परत है क्षोभ मंडल। पृथ्वी की सतह यानी कि जमीन के पास सबसे पहली है क्षोभ मंडल, तो जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। वायुमंडल की कौन सी परत बादलों से मुक्त होती है? बादलों से मुक्त होगी मध्य मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल। तो ये यहाँ पर आप देखिए बादलों से कौन सी मुक्त होती है? बादलों और संबंधित मौसम की घटनाओं से मुक्त होती है क्षोभ मंडल, समताप मंडल बच्चों। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा समताप मंडल, डी ऑप्शन करेक्ट। ओजोन परत उपस्थित है। ओजोन परत भी बच्चों यही उपस्थित है आपके समताप मंडल में। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन। देखो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ आपका, जैसे यहाँ पर पूछा है इसी परत की है कि इसमें ओजोन गैस भी है, तो यही समताप मंडल है। अब आपका ऑप्शन 11 भी, क्वेश्चन 11 भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप आ जाता है आपका सेक्शन ई, जिसमें आपसे पूछा गया मानचित्र आधारित प्रश्न बताने हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन। भारत में दिए गए रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं 4 स्थानों को भरना है। वह राज्य जहां अकबर ने इबादत खाना बनवाया, वह राज्य जहां बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, वह राज्य जहां चित्तौड़ स्थित है, वह राज्य जहां बीजापुर स्थित है, वह राज्य जहां पटना स्थित है। तो आपको इस सारे के सारे राज्य को बताना है, इसके ऊपर दर्शाना है। सारे के सारे राज्य इस पर दर्शाना है। पटना बिहार में स्थित है और बिहार आपका कहाँ है बच्चों? ये रहा बिहार, इस तरफ से। तो आपको क्या करना है, मैप में जो राज्य पूछा गया उस राज्य को ही यहाँ पर दर्शा देना। इबादत खाना बना था बच्चों यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा उत्तर प्रदेश, यूपी। आई होप आपको ये पेपर क्लियर हुआ हो। अगर बच्चों आपको ये पेपर पसंद आया हो और आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल मिनी कोचिंग को सब्सक्राइब ज़रूर करें।